बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 12 अगस्त को असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी और निगरान हुकूमत सेटअप के लिए जो कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। अगर ये कहा जाए कि जनाब इस वक्त जो भी मौजूदा गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि असेंबलियों को हम अपनी मुद्दत पर ही पूरा करना तोड़ना चाहते थे, बल्कि अब शायद 48 आवर्स पहले ही उसको ख़त्म कर देंगे। तो वो कहते हैं हम तो जमहूरी तरीके से पहले भी चाहते थे और अब भी हमारी ख्वाहिश है कि जमहूरी तरीके से ही और आइनी तरीके से ही सब कुछ हो। जब वो इतनी वसूख के साथ कहते हैं कि आइन को हम पहले फॉलो करते हैं उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं, तो वो जो 90 दिन में असेंबलियाँ ख़त्म होनी थी वो दूसरी इंतखाबात क्यों नहीं किए गए? उस वक्त आइन हमारा कहाँ था? तो बावसूख ज़राए और इन गुनहगार आंखों ने भी देखा और सुना कुछ चीज़ों को, और जो बावसूख ज़राए उन्होंने ही कहा कि जनाब जब चीफ जस्टिस साहब ने अचानक से कहा कि इलेक्शंस होना ना होना ये सियासतदान आपस में तय करें और उससे पहले जो है वो मुलाकातें रातों रात होती हैं, उसके बाद दूसरे दिन चीफ जस्टिस साहब अपना बिल्कुल ही फैसला बदल देते हैं और उसमें नरमी दिखाते हैं, तो फिर आइन कहाँ रह जाता है? तो जनाब वो बाख्तियार लोग जिन्होंने रातों रात मुलाकात की और वो कहते हैं जी पाकिस्तान में वो जो करना चाहते हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, हम मानते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए था, लेकिन लोगों को एतमाद में लेना और आइन को पहले देखना ज़रूरी था। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ है कि चूंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे कि 2 सूबों के पहले इलेक्शंस होते, लिहाजा हमने इस चीज़ को इसलिए पीछे किया कि बेहतरी इसी में है कि चूंकि हम पे और बहुत सारे काम है, तो बेहतर ये है कि हम तमाम मुल्क में एक साथ ही इलेक्शंस करवाएं। आगे निगरान हुकूमत का सेटअप है, पीडीएम की गवर्नमेंट में कौन नाराज़ है ये आप भी जानते हैं, लेकिन उन नाराज़ लोगों को भी मनाने का काम बिल्कुल हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब वक्त आता है उस वक्त जो है उनका काम लिया जाता है, जब वक्त नहीं होता तो उनसे मुशावरत नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक बात करते हैं। मौलाना साहब से अपने अख्तलाफात ज़ाती तौर पर अलग हो सकते हैं, नज़रियाती तौर पर अलग हो सकते हैं, लेकिन मौलाना साहब इस वक्त जो रोना रो रहे हैं बिल्कुल ठीक रो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी जो चीज़ें सामने आ रही है, माशी अदम इस्तेहकाम के बाद जो इस्तेहकाम का सफ़र है वो भी आपके सामने है, लेकिन ये इस्तेहकाम का सफ़र 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात के सिवा में कुछ नज़र नहीं आता। मुल्क में इस वक्त महंगाई का तूफ़ान जो है वो मज़ीद आगे आने वाला है, लोग इससे बाखबर नहीं है इस वक्त, लेकिन वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो ख़त्म हो चुका है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म होने के बाद आगे हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि डेवलपमेंट पे काम कैसे होगा, लेकिन डेवलपमेंट पे काम आप कैसे करेंगे? क्योंकि निगरान हुकूमत, अगर आप वफाक की सतह पे देखें तो निगरान हुकूमत का जो निगरान होता है वो सिर्फ एक डमी के तौर पर बैठा हुआ होता है, वो फैसले नहीं कर सकता। हाँ, सूबाई सतह पे एक अलग बात होती है, सूबाई सतह पे अगर कोई निगरान बैठा हुआ है तो उसको ऑपरेशनल बहुत सारे मामलात को देखने पड़ते हैं, उसमें फैसला भी करना पड़ता है, लेकिन वफाक की जहाँ तक बात की जाए तो बड़े फैसले नहीं होते। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है कर्नल मुख्तार भट्ट साहब ने, आप तजियाकार हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे सईद शफीक साहब, माहिर माइशियात हैं। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, अब जो है पार्लियामेंट का आखिरी इजलास होगा और असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, आपको लगता है बड़ी स्मूथली सब मामले हल हो जाएंगे और आपकी जो पीडीएम की मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें जो अख्तलाफात है वो भी नहीं होंगे, या आगे आप राइवल्स बनने जा रहे हैं, अचानक से अभी जो इत्तेहाद है वो टूटेगा और लड़ाई झगड़े जैसे एक होते हैं रिवायती तौर पर वो शुरू हो जाएंगे? क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीडीएम की और जो पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट है, इसमें ज़ाहिर है हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हर पार्टी की अपनी फॉलोइंग है, हर पार्टी की अपनी ग्रिप है पब्लिक में। ये तो एक ज़ाहिर है एक ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन थी जिसमें पीडीएम की जो है पीडीएम को बनाया गया और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फिर जो है एक स्ट्रगल हुई और स्ट्रगल के तहत फिर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उसके बाद फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट आई। तो अब नेचुरली जब इलेक्शंस में आएंगे तो सबका अपना अपना स्टेक है, सबके अपने अपने वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं तो जाहिर है एक क्लैश होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में पूरी उम्मीद है कि पंजाब में हम अपना फुटप्रिंट रखेंगे, जो कि हमारा एक अरसे से रहा है, जो कि बीच में कुछ वजूहत की वजह से डिसमेंटल हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हम पंजाब में देख रहे हैं कि हमें कुछ सीट्स मिलेंगी और साउथ पंजाब में तो वैसी पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सर कतई कलामी की माजरत, पंजाब चंद सीटों पे तो नहीं हासिल किया जा सकता, और जहाँ तक हमें पता है आपका जोर जो है वो जनूबी पंजाब में ज़्यादा है। जनूबी पंजाब में भी अगर जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब के हवाले से, तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि वो लोग जो कि पीटीआई से अलग हुए हैं वो आप लोगों के साथ शामिल हुए हैं, और वो लोग अगर उन्हीं लोगों पे आप अगर भरोसा करके एक पंजाबी गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं तो वो बड़ी मुस्तहकम पार्टीज तो नहीं है, सिवाय आप कह जी यूसुफ रजा गिलानी साहब का हल्का है, एक आध हल्के में तो आप ये कह सकते हैं मुल्तान साइड पर आपकी जा सकती है, लेकिन बाकी भी आप पुरुमीद हैं कि हो जाएगा मामला। देखें, यही मिसकंसेप्शन है और थोड़ी
थोड़ी सी मेरे ख्याल में इसमें अगर आप हिस्ट्री को रिवैम्प करें, आप अगर पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि 86 में जब मोहतरमा आई थी तो पंजाब क्लीन स्वीप किया था पीपल्स पार्टी ने। प्रोविंशियल असेंबलीज की 80 to 90% सीट्स हमने ली थी। जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस क्योंकि अगले दिन हुए थे, उसमें मियाँ साहब ने एक नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग तेरे पगनू लगे दाग। तो उसके बाद एक चेंज आया कुछ नेशनल असेंबली की सीट्स पे, लेकिन पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। और वही लोग जो आज पीटीआई से वापस आए, ये वही लोग हैं जो पीटीआई में गए थे पीपल्स पार्टी से। चलिए फुटप्रिंट पे बात कर लें, दूसरे गेस्ट मेरे से मौजूद है, लेकिन मैं पहले फुटप्रिंट वाले बात कर ली। आपका जो फुटप्रिंट था वो था माना, मैं बिल्कुल उसको मानती हूँ। ये फुटप्रिंट मिटाया गया था या आपकी गवर्नमेंट ने वो बातें नहीं की थी, वो उस तरह से डेवलपमेंट पे काम नहीं किया था, इस वजह से मिट गया? देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमें जब गवर्नमेंट मिली थी तब मेरे प्रोग्राम में साफ साफ बात होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, मैं हर प्रोग्राम में साफ बात करता हूँ। पीपल्स पार्टी को जब 2013-8 में गवर्नमेंट मिली थी, तब एक डिक्टेटरशिप के बाद गवर्नमेंट आई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी। तो उस गवर्नमेंट को अगर आप देखें, और वो भी थिन मेजॉरिटी में थी, उसमें कोalition पार्टनर से, और आपने देखा कोई कोalition पार्टनर हमारे से खिलाफ हमारे से नाराज नहीं हुआ आखिर तक, चाहे वो क्यू लीग हो चाहे वो एमक्यूएम हो, वो हमारे साथ थी। क्यों? क्योंकि जरदारी साहब ने एक गिव एंड टेक और मुफाहमत के तहत इनको साथ जोड़े रखा। उस वक्त जो आपके जो हालात थे, जो आपके बॉर्डर्स थे, वो काफ़ी सेंसिटिव थे। उस दौर में ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात पेश आई, इकोनॉमिक हर्डल्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी थे, इंटरनल प्रेशर्स भी थे। आए दिन जो है आपके जो स्टेबिलिटी के इशूज़ होते थे, जिसमें ब्लास्ट वगैरह हो जाते थे और टेररिज्म होती थी, तो उन सब चीज़ों को निपटने के लिए, और प्लस हमारी एक लीडरशिप गई थी, एक इट्स नॉट अ जोक। आज देखें ना, पीटीआई की लीडरशिप घर में बैठी हुई है, तो पार्टी का क्या हाल हो गया, तितर बितर हो गई है। हमारी तो लीडरशिप को असैसिनेट किया गया। तो लीडरशिप की असैसिनेशन के बाद अगर एक वो पार्टी गवर्नमेंट में आती है, उसके बावजूद वो 18 अमेंडमेंट जैसे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेती है, उसके बावजूद वो एनएफसी अवार्ड देती है, उसके बावजूद वो इख्तियारात को नीचे तक लाती है, उसके बावजूद वो कोalition पार्टनर्स को साथ मिलकर चलाती है। अच्छा, तो दैट्स अ बिग थिंग। आप ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस बड़े थे, लेकिन ये जो एक दो चीजें जो सामने, अभी भी मुझे वो वाला जवाब नहीं मिला, क्या मिटाया गया था आपके फूड स्टेप को, या आप उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए? देखिए, ये बात फैक्ट है, जेरीमेंडरिंग होती है, डिलिमिटेशंस होती हैं, आपके बंदे आगे पीछे हो जाते हैं, और कोई एक लाडला पार्टी बन जाती है, जो कि शायद उस ज़माने में पीएमएलएन को एक लाडला, जो आप कहेंगे वो परसेप्शन था कि उनको एक सपोर्ट मिल रही है, और जिसके बाद 2013 में मेरे ख्याल है पीएमएलएन की सियासत को तो टोटली ऑलमोस्ट, तो पीएमएलएन को एक सपोर्ट बेस मिल गया था। तो ज़ाहिर हमारे जो लोग थे उनको फिर तोड़ तोड़ के पीटीआई में भेजा गया, किसी को पीएमएलएन में भेजा गया। लेकिन अल्टीमेटली आप देखें, जैसे कराची है, कराची की मिसाल ले लें, तो कराची में लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। आज उनके सामने है कि कराची में पीपल्स पार्टी को वोट मिला, कराची ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, और कराची में एक पीपल्स पार्टी का मेयर। बड़ा इशू है ना, अभी बात करें तो उस पर हम बात करते हैं, कराची पे ही बात करते हैं। और मेरे साथ सिर्फ कर्नल मौलाना रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुझे स्टूडियो में आवाज़ कम आ रही है। नहीं, मैंने कहा बहुत बहुत जी, ठीक है, थोड़ी आवाज़ अगर बेहतर हो जाए तो अच्छा होगा। मैं सवाल की तरफ आती हूँ। कर्नल मुख्तार भट्ट साहब, ये बताइएगा कि बाजी में कुछ गलतियाँ होती हैं, उसका खमियाजा आकर तक भुगतना पड़ता है। थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगी, सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी होती है, उसको अभी तक लोग शहादत कहते हैं, फांसी को शहादत कहा जाता है। एवरीबडी नो दैट के कुछ गलत फैसले हुए थे, एक जो उनके खिलाफ एक बंदे को खड़ा किया गया, उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। आगे आर्मी अदालतों में चेयरमैन पीटीआई का केस चलने की बात हो रही है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि चल सकेगा, नहीं चल सकेगा। डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें साफ पता चलता था कि जी लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, और उसका इशारा किसकी तरफ था ये भी हमें पता है। मौजूदा गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म ने भी उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, लेकिन फौजी क़यादत की तरफ से कोई ख़ास नाम नहीं लिया गया खुल के। आपको क्या लगता है कि सियासी क़यादत खुद इस बात से खौफज़दा है कि ये काम ना हो, क्योंकि चाहे पुराना वज़ीर आज़म हो, साबिक हो, आने वाला हो, उन सबको इसके खमियाजे भुगतने पड़ेंगे आखिर में? क्या कहते हैं आप? आपने एक सवाल तो नहीं किया, आपने सर आई नो दैट, मुझे पता है आप तफसील से बताएंगे। 8-9 सवाल आपने कर लिए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, जो आपने कहा है कि उसको वो फांसी किया कि कुछ किया, लेकिन बाद में आपने देखा होगा इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए जुडिशियल मर्डर, क्योंकि नसीम हसन शाह ने कहा कि जी हम पे प्रेशर था और हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी नौकरियां करनी हैं,
ये उनका अपना स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। तो वो एक कंट्रोवर्शियल है, उसको मतलब यह है कि मेरा ख्याल है कि उसको उसी तरह से रहने देना चाहिए। जो एक हकीकत है वो सबके सामने है कि वो इट हैज़ बीन टर्म्ड एज जुडिशियल मर्डर। तो ये एक तो ये आपकी बात अटेंड हो गई। दूसरा देखें, बात ये जो सियासी जमातें होती हैं, हर एक का अपना अपना एक मैनिफेस्टो है। पीपल पार्टी का अपना है, जरदारी साहब ने कहा बिलावल भुट्टो इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अभी शहबाज शरीफ साहब और इनकी जो PMLN है वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ विल बी द नेक्स्ट। हाल दो अभी उनके ऊपर केसेस हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ, लाइफ टाइम बैन है, जो कुछ भी है वो थोड़ा अमेंडमेंट करके वो सारे लॉ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए हैं। तो अभी इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस कारकर्दगी के हवाले से उनका ग्राफ नीचे होता चला गया। लेट अस एडमिट दैट इंसान से गलतियां होती हैं, हर एक से गलतियां होती हैं, हमारे यहाँ फरिश्ता कोई भी नहीं है। सर मैं यही बात अब्दुल्ला बलोच साहब से पूछना चाह रही थी बेसिकली, लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ ना, कि मैं बाद में अपने गेस्ट की तरफ तो आऊंगी, मुझे आपसे जो पूछना है, किसी भी आर्मी की अदालत में सिविलियन को खड़ा करना, जवाबदेही लेना आसान है। अभी तो आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है ठीक है, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन इससे खौफजदा कौन है? क्या वाकई जो सियासी कुव्वतें हैं वो नहीं चाहेंगी कि ऐसा हो, क्योंकि उन पे भी कल ये बात आ सकती है? बात यह है कि जो कानून है मुल्क का, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट रूल्स है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उनकी अगर वायलेशन होती है तो देयर इज ए प्रोविजन कि सिविलियन जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकते हैं, और माजी में होते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तक ये जो 9 मई का वाक़या है, इसके ऊपर अभी तक फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन ये तो इसमें तो तयशुदा बात है कि अगर मिस्टर एक्स को ट्राई किया जाता है तो वाई भी ट्राई हो सकता है, तो फिर जेड भी ट्राई हो जाएगा, एक रास्ता खुल जाएगा हमेशा के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये लेट अस वेट व्हाट इज। चलिए ये क्लियर कर दूं कि कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब ने मिस्टर एक्स वो वाला नहीं कहा जो PTI के चेयरमैन कहते थे, वो एक मिसाल के तौर पे कह रहे थे। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये सूरत हाल है। तो इसमें कोई जैसे अभी हमारे दोस्त बैठे हुए कह रहे थे पीपल पार्टी के कि जी वो पंजाब में इनको मुश्किलात बहुत पैदा होंगी। देखें पंजाब में इस वक्त जो जोर है वो PTI का है और PMLN का है, दोनों में मुकाबला होगा। और ये हकीकत है कि कुछ लोग जो पीपल पार्टी के टूट के PTI में गए थे और जिस तरीके से वो वापस आ रहे हैं, तो वो एक क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी है, वेदर पीपल आर गोइंग टू वोट देम अगेन और नॉट, इट इज अनदर बिग क्वेश्चन। कि भाई इन्होंने मतलब ये हमारे मैंडेट को मतलब तस्लीम नहीं है। जो वोटर है वो देखता है कि उसका कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मसला यहाँ पे कुछ ऐसा है कि पीपल्स पार्टी की नवीद कुछ इसलिए भी, और कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका नज़र आ रहा है वो कुछ इसलिए भी अलग सा नज़र आ रहा है क्योंकि हमेशा जैसे नए चेहरों की बात की जाती है। पुरानी पार्टी ज़रूर है लेकिन एक नया चेहरा उनके पास मौजूद है। हो सकता है कि उनकी तरफ जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनका झुकाव इस वक्त में ज़्यादा नज़र आता है। कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ी सी बात है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमारे पास मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब मौजूद हैं। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब ने भी ये कहा कि कुछ चीज़ें आपकी पार्टी से भी हुई हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल एक पंजाब में किसी की हुकूमत होना और बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो जाना सीट्स का, और अभी भी जो आपको सीट्स मिली हैं लास्ट टाइम वो भी एक वजह से मिली है क्योंकि एक हल्के में कुछ मसाइल थे, वरना शायद वो भी सीट आप लोगों को जो है उस तरह से ना मिलती। इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को कैसे कि आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, हो जाएंगी चीज़ें? कॉन्फिडेंस किसी ने दिया है आपको या आप समझते हैं ठीक है यार अब हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया? नहीं, देखें, पीपल डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्या वो उस पार्टी को वोट देंगे? मैंने ब्रेक से पहले बात की थी वही वाली बात है, ऑप्शन नहीं है। क्या उस पार्टी को वोट देंगे जिसने मुल्क में इंतशार फैलाया 9 मई को? पंजाब की आवाम तो नहीं देगी। क्या उस पार्टी को देंगे जो IPP के नाम पे बनी है, जिसमें सारे जो है वो स्विंग करके गए हैं उस पार्टी में जिनके कोई पर्सनल स्टेक नहीं है? क्या उस पार्टी को वोट देंगे? क्या काफली को वोट देंगे? हाँ, नून लीग को वोट पड़ेगा।
तो नेचुरली हम भी तो कहीं रहते हैं, हमारे भी तो कोई ना कहीं स्टेक है। लोगों को जहां नून लीग एडजस्ट नहीं कर पाएगी वहां दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो पीपल्स पार्टी में मुस्तफा आएगा। साहब, एंड इट्स द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ सिंध में आपकी ताकत है, ठीक है, नहीं कश्मीर में भी हमें सिंध की बात करते हैं। बलूचिस्तान सिंध में भी आपके है। हाथ से कहीं नहीं जाता, वैसे भी नहीं जाता। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पंजाब में भी किसी ने पहले भी पैसा चलाया था और जहाज चलाए थे, अभी उसके पास इस वक्त जो है वो बहुत सारी चीजें और पाकिस्तान की छतरी के नीचे है, पाकिस्तान के नाम की छतरी के नीचे। आपको भी पता है क्या होता है। आपको नहीं लगता कि टफ टाइम दे देंगे वो आपको? देखें, वी आर नॉट क्लेमिंग दैट वी विल क्लीन स्वीप पंजाब, बट वी विल टेक अ बिग चंक। हम एक अपनी जो वोट बैंक जो हमसे छीना गया, हम उसका अगर 30-40% भी लेते हैं, 35% भी लेते हैं, देन वी विल गोइंग टू बी इन अ बार्गेनिंग पोजीशन इन पंजाब। हमारे बगैर कोई पंजाब की हुकूमत नहीं बन पाएगी। इस वक्त पहले पंजाब वाज ऑलवेज पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन, देन इट वाज पीपल्स पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन। अब वहां पे एक नहीं 4 स्टेक होल्डर्स हैं, 4 स्टेक होल्डर्स हैं। ना पीएमएलएन आराम से हुकूमत बना पाएगी, ना काफ लीग बना सकती है, ना आपकी पीटीआई बना सकती है। तो बना ही नहीं सकती। तो एग्जैक्टली तो पीपल्स पार्टी इज अ फेडरल पार्टी, तो फेडरल पार्टी के साथ क्यों नहीं लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और इसमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये एक रियलिटी है। जो 9 मई को वाकया हुआ है, उस वाकये के बाद पीपल हैव बीन लेफ्ट विद नो ऑप्शन। कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब आपकी तरफ आएंगे। कुछ माशी पॉलिसीज पे बात हो जाती हैं। अभी फिर हम ये देख रहे हैं कि जनाब आईएमएफ से कर्जे भी मिल रहे हैं, मुल्क चलाने की बातें हो रही हैं। अचानक से एक आपको क्वेश्चन मिल गया है, और खासतौर पर पीएमएलएन की गवर्नमेंट को, कि वो ये साबित कर सके कि उसने कुछ डिलीवर किया है। ये कॉस्मेटिक लग रहा है आपको, या वाकई आपको लगता है कि ये डेलिब्रेट है और बड़े आराम से ये आगे चीज़ें लेके चलेंगे और वाकई करना चाहते हैं सही तरह? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? डिलीवर का सवाल है, वो तो आपके सामने है। डिलीवर वाली तो कोई बात ऐसी नहीं है। हद ज़्यादा निकात का शिकार है, और सिर्फ आप प्रोपेगेंडे में मत जाएं। जो आप देख रहे हैं, लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, महंगाई जो है बियॉन्ड नीच है। अब तो वो जो मिडिल क्लास है वो तो ख़त्म हो गई है सारी, सबको मालूम है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है पता करना। रोज़ाना आप देखते हैं, अगर हम काला चश्मा पहन लें और हम कहेंगे रात को दिन कहें, दिन को रात कहें, लो मेरे एक अलग बात है, उसके ऊपर कोई फिर डिस्कशन नहीं हो सकता। ये एक अच्छा फैसला हो गया। आईएमएफ बेल आउट पैकेज इनको मिल गया है, बट दे हैव एक्सेप्टेड वेरी टफ कंडीशन। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए ना। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है। अभी तो जो मिनी बजट आने शुरू होंगे थोड़े वक्फे के बाद, उसके बाद पता चलेगा आपको कि महंगाई जो है वो 38% है कि 45% है कि 60% पे चली गई है। लोगों की ज़बानें बाहर आ जाएंगी। लेकिन ये एक मजबूरी थी, इनके पास और कोई चारा नहीं था। तो दे हैड टू एक्सेप्ट, और उन्होंने फिर इसलिए तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया, जितनी सियासी जमातें हैं इनको। देखिए सर, ऑन बोर्ड तो लिया, लेकिन इसका खसारा से पीएमएलएन को ही भुगतना पड़ा है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा सेफ खेला है। नहीं देखें, इस वक्त खाली पीपल पार्टी की हुकूमत है, जैसे हम उसका नहीं है, एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, 13 पार्टी की हुकूमत है, पीडीएम। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि आगे चल के पीपल्स पार्टी कहेगी जी हम तो नहीं थे इन सब चीजों में, हम कैसे इसको कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की सीट पे तो कोई और बैठा हुआ था? ये तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा पीपल पार्टी ने कि हम हिस्सा नहीं है गवर्नमेंट का, और ये भी कभी भी नहीं कहा कि ये वो सारे बैठते हैं। फॉरेन मिनिस्टर बाहर टूर कर रहा है, दूसरे मिनिस्टर यहाँ पर उनके बिजी हैं, नवीद कमर साहब हैं, दूसरे हैं। तो ये मतलब ये आप इसके ऊपर मत जाए ना, जो अखबारों में खबरें छपती रहती हैं, एक गलत किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है हर पार्टी के खिलाफ। वो जो समझदार लोग हैं वो हर चीज को समझते हैं कि अच्छी बात क्या है और सही बात क्या है, गलत बात क्या है। इतना कोई भी सही बात क्या है, गलत बात क्या है, ठीक है, हम समझते हैं। तो आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त इतनी मुस्तहकम पोजीशन में है कि अगर उनको किसी बड़ी सीट के लिए नामजद किया जाता है तो ठीक है, वो अभी जो फॉरेन पॉलिसीज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो उनकी इकदाम आगे आ रहे हैं, वो ठीक है, मेच्योरिटी की तरफ है? देखिए बात ये है कि ये पार्टी का फैसला है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। लेटर से कि वो जोड़ तोड़ में कामयाब हो जाते हैं और उनको सीट मिल जाती हैं। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ अपसेट्स इन दिस इलेक्शन। ये बिल्कुल बात बड़ी क्लियर है। जो लोग बैठे हुए हैं ना अपने एस्टिमेट बना के, हमारी इतनी आ जाएंगी, हमारी इतनी आ जाएंगी, दे आर गोइंग टू गेट बिग शॉक्स अगर इलेक्शन को मैनिपुलेट ना किया गया।
और अब लोगों में इतना शऊर पैदा हो चुका है कि इलेक्शन मैनिपुलेट होना मुश्किल है। यस, आइसोलेटेड एक्ट्स जो है कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे, थोड़ा बहुत जो होता है वो हर इलेक्शन में होता है। इन केस हमारा तो एक कल्चर डेवलप हो गया ना कि जितने मर्जी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा लें, जो हारने वाला है उसने कहना है धांधली हुई है, धांधली हुई है। तो वो एक कल्चर डेवलप हो गया है, उससे कोई भी जान नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि हमारे अभी इतनी सियासी मैच्योरिटी किसी पार्टी में नहीं आई है। सियासी मैच्योरिटी नहीं आई है। एक लीडर जिसके बाद 9 तारीख के बाद सारी दुनिया में इलेक्शन होते हैं। सारी दुनिया में इलेक्शन होते हैं। 9 तारीख के बाद जीत जाता है वो उसको हारने वाले को मुबारकबाद देता है, हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद देता है, एंड दैट इज द एंड। और फिर दे गेट यूनाइटेड, एवरीवन गेट्स यूनाइटेड, और फिर वो सारे मिलके जो जिस पार्टी को हुकूमत बनी हुई है उसको फुल सपोर्ट करते हैं ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चले। हमारे यहाँ तो इतनी फ्रेगमेंटेड है, पार्टी के अंदर पार्टीज बनी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि जरा तो सर आप बता दें पाकिस्तान की तारीख में कब जो है फेयर इलेक्शंस हुए हैं? हाँ, फेयर इलेक्शन तो आज तक नहीं हुए। वो कहते हैं कि जनरल याहिया खान के फेयर इलेक्शन हुए थे, वो भी गलत है, इसलिए कि अवामी लीग के जितने तो सर उस वक्त हुए थे जब मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। उन्होंने नहीं उन्होंने रात को ही कब्जा कर लिया हुआ था तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो वो भी एक मिस नंबर है मेरा ख्याल है। उसको जो अखबारात में क्या जो हिस्ट्री में आया है कि वो तो उन्होंने कब्जा किया हुआ था, किसी को कोई सीट ही नहीं मिली वहां से सिवाय एक की। तो ये बात है। तो यहाँ पर अभी पाकिस्तान के अंदर इतना मैं बता दूं, लोगों में इतना शऊर पैदा हो गया है कि जरा धांधली को जरा करना मुश्किल हो जाएगा और फिर काफी उसमें गड़बड़ भी हो सकती है। आपको पता है हमारे यहाँ हमेशा हर इलेक्शन में हलाकतें भी होती हैं, तो कभी कम होती हैं, कभी ज्यादा होती हैं। मेरा पर्सनली ख्याल ये कि अभी मेरा इन चीज़ों को ख़त्म होने का वक्त आ गया। अगर ख़त्म नहीं भी किया तो वो लोग जो फैसले कर रहे हैं वो भी, और जो पार्टीज़ हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। साथ ही रहेगा सर हमारे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब आपकी तरफ आते हैं। 40 साल जो है वो फौज ने हुकूमत की है, बाकी सियासी हुकूमतें हमारे पास आई हैं। उसके बाद एक के बाद जो है आप लोग कोई भी हुकूमत आई, आपकी भी तकरीबन स्ट्रगल्स को 45 ईयर्स तो बाकायदा तौर पे हो गए, जिसमें आपके लीडर्स ने स्टेप बैक भी किया, जिलावतनी भी की, और फिर शहीद रानी का जो है वो शहीद भी किया गया उनको, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। इन तमाम चीज़ों में बुरा वक्त पाकिस्तान पे आया और आता चला गया। आप यंग खून है, तब्दीली क्यों नहीं आती है? क्यों हम ये नहीं समझते कि पाकिस्तान कर्जों की भीड़ से आज़ाद हो जाएगा, आगे नहीं होगा? अगर आप लोग इतने सिंसियर हैं, पार्टीज इतनी सिंसियर हैं, चीज़ें बदलती क्यों नहीं है? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन एंड इस पे मैं यही कहूँगा, देखें पाकिस्तान का एक डिलेमा रहा है कि डेमोक्रेसी फुल फ्लेज कभी यहाँ पे फ्लरिश नहीं हुई। अगर कंटिन्यूस होती जिस तरह अभी पिछले 3 अदवार से आप देख रही हैं कि टर्म्स पूरे कर रही है पार्लियामेंट, जो कि एक अच्छा साइन है, और इसमें अदम एतमाद का आना भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि आप देखें जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस होता है और कोई एक बिल अगर प्राइम मिनिस्टर पास नहीं कर पाता तो वो खुद स्टेप बैक कर देता है। तो उसमें पहली दफा कामयाब हुआ। तो साहिबा के खिलाफ आई थी तो वो नहीं होती, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी उस वक्त की। तो देखें वो बात यह है कि वो अदम एतमाद जब आया था तो उन्होंने फिर उसको बड़ा ब्रेवली डील भी किया था। ये भी फर्क है। यहाँ पे कुछ चीजें ये हो गई थी, पैनिक अटैक्स आ गए थे लोगों को अदम एतमाद के नाम पे, ब्रेवली फेस नहीं कर पाए खान साहब उस चीज़ को। बाकी देखें बात यही है कि जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, और देखें ना अभी आज $2 बिलियन हमें सऊदी अरब से जो मिले हैं, ठीक है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं आगे चल के, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें तब मिलेगी जब हमारी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं आती है, वो आनी है ज़ाहिर है इलेक्शन से ही आनी है। इलेक्शन से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी आएगी, जिसकी भी आएगी, वो जब तक दुनिया उसको नहीं देखेगी कि ये एक स्टेबलाइज प्रोसेस में पाकिस्तान दोबारा आ गया है, एक जमहूरी तरीके से दोबारा अपने ट्रैक पे चल रहा है, तो आप देखें ना हमारे मुल्क में कब तक हम लोन्स पे चलेंगे। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, मुझे बताएंगे जितनी भी पार्टीज हैं उसको पाकिस्तान आजमा चुका, पाकिस्तान की आवाम जो आजमा चुकी है। एक चेयरमैन PTI रह गए थे, वो भी हुकूमत में आके उन्होंने भी जो फैसले किए वो भी हमें लगता नहीं था कि ऐसे फैसले होंगे, लेकिन वो डिलीवर कोई ख़ास नहीं कर पाए।
आप ये अगर ये बात इस वक्त करते हैं कि हमें वो फुल फ्लैश चीज़ नहीं मिली, तो मतलब कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आगे अगर आवाम आपको वोट देगी तो आगे आप कुछ ऐसा डिलीवर कर पाएंगे कि जी पाकिस्तान से कर्जे जो है वो कर्जों का बोझ हट जाएगा, या आगे हमें IMF की तरफ नहीं जाना पड़ेगा? ये सब चीज़ें नहीं हो सका अभी तक, तो हमने नहीं देखा। भारत में 90 की दहाई में ये वाला दौर आया था, और अभी आज वही भारत है कि 600 अरब डॉलर के ज़खायर उनके पास मौजूद हैं, और आज हम 3 अरब डॉलर और 2 अरब डॉलर के लिए परेशान है, हालांकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत हैं। मैं फिर ये कहूंगी कि आप यंग खून, आप कैसे कह सकते हैं क्या ऐसी चीज़ें जो हम आवाम को दे सकेंगे आगे जाके? देखें, ये एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान में अगर 2 पार्टीज़ हैं या 3 पार्टीज़ हैं तो इन्होंने डिलीवर नहीं किया तो एक चौथी पार्टी बनाई जाए। दुनिया भर में 2 पार्टी सिस्टम होता है। US में 2 पार्टी सिस्टम है, UK में 2 पार्टी सिस्टम है, इवन इंडिया में 2 पार्टी सिस्टम है। ये अब जाके जो एक इनकी नई पार्टी दिल्ली में आई है, जो कुछ हद तक वहाँ पे शायद उनको पजीराई मिल रही होगी, लेकिन कहने का मकसद है कि पब्लिक लीडरशिप जो होती है वो ज़ाहिर है एक वक्त के साथ साथ ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप्स आती हैं। पीपल्स पार्टी में भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक अपना एक अंदाज था। उनके बाद जब जरदारी साहब का एक जो मुद्दत आई उसमें उनकी अपनी पॉलिसीज थी। अब जब बिलावल साहब आएंगे तो जाहिर है उनकी एक वो ही इज़ ए यंग ब्लड, तो वो आज के दौर के जो यूथ को बेहतर समझ सकते हैं, तो वो उनके हिसाब से जाहिर है कोई ना कोई ऐसा मुस्बत फैसले करेंगे। आपकी जो उन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज जो कि एक अरसे से ख़त्म हो चुके थे हमारे पाकिस्तान के दुनिया भर से, उनको उन्होंने एक तरीके से री इमर्ज किया है और पाकिस्तान को वो वापस डिप्लोमेटिकली अपने ट्रैक पे लेके आए हैं। तो दिस शोज दैट पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट डायरेक्शन, बट पॉइंट इज़ कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और उसमें देखें पॉलिटिकल विल भी चाहिए और हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के वोट बैंक को नहीं तस्लीम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, वो अगर 80-90 दहाई की सियासत करते रहेंगे तो वही रिजल्ट आएंगे। हमें आगे बढ़ना होगा, सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। देखिए PTI ने जो सियासत की, ईगो की सियासत की, जज्बात की सियासत की और एजिटेशन की सियासत की, वो सियासत तो देखिए कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि जितना भी उन्होंने एक सियासी वेंडेटा किया बाकी पार्टीज के साथ, उसके बावजूद भी कभी हमने ये नहीं कहा कि हम इनसे बैठ के बात नहीं करेंगे। हम ऑपोजिशन में भी थे, हमारा यही पॉइंट था कि आप अगर खान साहब वजीर आजम है जिसके पास इख्तियार होता है वो इंसान ज़्यादा झुकता है, लेकिन खान साहब की जो है वो इतनी अकड़ थी कि उन्होंने अपने आप को किसी से बात करने के काबिल नहीं समझा। कि नहीं मानते कि इस वक्त PTI का वोट है पाकिस्तान में, बहुत सारी बातों के बावजूद, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद भी? देखिए जाहिर है PTI का वोट बैंक होगा, मैं नहीं कह रहा ऐसे, ये तो इलेक्शंस बताएंगे कि कितना वोट बैंक है कितना वोट बैंक नहीं है। देखिए ये कुछ सर्वेज जो टीवी पे आते हैं उनको आप जज नहीं कर सकते कि उन सर्वेज के बिना पे PTI वोट कितना लेगी, लेकिन पॉइंट ये भी है कि लोगों को इस मुल्क में अपने फ़ौज से मोहब्बत है। लोग यही समझते हैं और ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान की फ़ौज है तो ही हम आपके जो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं इनके सामने आंख से आंख मिला के देख सकते हैं। अगर आपकी एक पार्टी जो है वो लाइन क्रॉस कर दे, देखिए इमरान खान इज नॉट द रेड लाइन, कोई लीडर रेड लाइन नहीं होती है, रेड लाइन होती है आपकी रियासत। अगर उस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम कभी भी उस पार्टी को उस तरीके से तस्लीम नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है आटे में नमक की जगह जो है वो कहीं इनको वोट पड़ जाए या उनको सीट्स मिल जाएं, बट वो जो एक खान साहब का एक जो अपनी थॉट था, जो उनकी एक पीक थी, वो समझ रहे थे कि उस तरह वो जीत जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अपनी रोड पॉलिटिक्स पे बड़ा भरोसा था और हमेशा ये बात करते थे कि रोड पॉलिटिक्स, और रोड पॉलिटिक्स के बाद उन्होंने जो जहन साजी की वो भी सबके सामने इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि जो कुछ हुआ उनमें बहुत हद तक उनका भी कसूर है। डेड लाइन की बात की उन्होंने, डेड लाइन पे ही आगे लेके चलूंगी। डेड लाइन लोग कहते हैं जनाब कोई पार्टी या पार्टी नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, पाकिस्तानी हमारी डेड लाइन होती है। और रियासत की बात की, लेकिन ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आजकल रियासत के मायने बदल गए हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है इस वक्त कि रियासत आखिर होती क्या है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट की सब तरफ चलते हैं। कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब, आप सर्विस में भी रहे, बहुत से उतार चढ़ाव आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखे, किसको आप लीडर कहते हैं? जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई लीडर पैदा हुआ है और आप समझते हैं कि जनाब इसको आप कहना चाहिए कि ये था जिसके पीछे, ठीक है हम वो लीडर वो होता है जो कौम की तकदीर बदल देता है, लेकिन कुछ अवाम के दिलों में मोहब्बत भी पैदा होती है ना किसी लीडर की। कौन से लीडर आप समझते हैं कि थे और हैं, और या उनको साइड में किया गया हो, ना किया गया हो, आप क्या समझते हैं कि जो बाकी तब्दीली की तरफ लेके गए थे? सबसे बड़े लीडर जो थे वो तो हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फादर ऑफ इंडिया, उनका तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसके बाद
जो डेवलपमेंट अयूब खान के टाइम में हुई है वो कभी भी नहीं हुई पाकिस्तान में। बेशक वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, लेकिन ये है कि जो हकीकत है उसको बयान करना चाहिए। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बहुत बड़े लीडर थे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, वो भी एक बड़ी स्टेट्समैन थी, तो वो भी एक अच्छी लीडर थी। बाकी जो है वो सब सीजन हैं मेरे ख्याल में। उनको वो उस लीडर के उसमें नहीं आते। वो पार्टी की जो लीडरशिप को तो वो अपनी जगह बस ठीक है, वो अपनी जगह तक तो सही है, लेकिन बाकी उसके बाद तो हमें कोई ऐसी कोई मिले, मेरी ज़ाती राय में, आई मे बी रॉन्ग इन असेसिंग, इसमें मेरी अपनी ज़ाती राय है, वो गलत भी हो सकती है। तो इस वक्त हमें आपके पास कोई लीडर नहीं है। देखें ये जो हमारी जो गवर्नमेंट्स थी, आप देखें इनके अपने ही सदूर ने डिसमिस किया करप्शन के चार्जेस पे, एक दफा नहीं, दो दफा, तीन दफा। तो वो एक इसमें सर मुझे वन लाइनर आंसर दीजिएगा, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के वोट हैं इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा? उनका वोट बैंक, देखिए उनका वोट बैंक नहीं टूटा है, ना टूट सकता है। वो उनका एक नैरेटिव उनको मिला है, शऊर पैदा किया गया है, अवेकनिंग पैदा की गई है, अवेयरनेस पैदा की गई है। लीडर कैन बी आउट, लीडर को आप माइनस कर दें, बेशक 15, 20, 50 आदमी आप निकाल पार कर दें, लेकिन जो ट्रेंड है वो अब इलेक्शन में पता चलेगा। वो एक साइलेंट मेजोरिटी इस वक्त बैठी हुई है, तो वो अभी हमारे एक दोस्त बैठे थे, कहते सर्वे कुछ तो सही बात करते हैं ना, 100%। सर आपने कहा लीडर कैन बी आउट, लेकिन टफ टाइम में किसी न किसी लीडर को स्टेप बैक भी करना पड़ा था ना। लेकिन चेयरमैन पीटीआई तो उस वक्त भी अगर माइनस भी किए जाते हैं तो वो अपनी सीट किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, वो ड्राइविंग सीट पे खुद ही उनको बैठना है। इन हालात में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, बात देखें ना, अभी तो जस्ट अनदर 2-3 वीक्स में सारा फैसला हो जाएगा। तो जिस तरह से 180, 190 केसेस है, तो उनमें से मेरा ख्याल है छुटकारा बड़ा मुश्किल है इतने बड़े केसेस में। तो इतने केसेस हैं कि किसी न किसी केस में तो मसला पैदा हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप उनको तो फिर ठीक है जनाब, कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट हमारे साथ थे और बार बार ये बात की जा रही है कि जी एक आर्टिकल 109 के तहत जो है चीज़ें आगे जाएंगी। आर्टिकल 109 के तहत चीज़ें आगे जाती हैं या फिर आर्मी एक्ट के तहत आगे चीज़ें जाएंगी? सिविलियन का ट्रायल होगा कि नहीं होगा? जबकि चेयरमैन पीटीआई इंटरनेट पे अपने बयान में ये बात कह चुके हैं कि मुझे किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है। लचक दिखानी पड़ती है मामलात में, लेकिन लचक कभी भी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से नहीं आई। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, बात वही आती है डेवलपमेंट के हवाले से, थोड़ी सी हम कराची के हवाले से बात करेंगे फिर आगे, क्योंकि बात बीच में रह गई। आप समझते हैं अभी भी वाकई के कराची में आपका वोट बैंक कितना है, और आप जो कराची की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो उस तरह से टारगेट अचीव हो जाएंगे? और लोग जो आप पे सवाल उठा रहे हैं कि जी धांधली के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं था और बाकी आपके जो मेयरशिप है उसका सही हुआ था सब कुछ, इलेक्शंस वगैरह? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो मिथ है लोगों के जहन में कि कराची कभी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ा, तो माय फादर वाज इलेक्टेड इन 1970 फ्रॉम दिस सिटी कराची, एंड कराची में मेजॉरिटी एमपीएज और एमएनएज पीपल्स पार्टी के थे। उस ज़माने में किसी पार्टी को यहाँ पे लॉन्च नहीं किया गया था। जब पीपल्स पार्टी को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, उसके बाद जब देखा गया कि सिंध में पीपल्स पार्टी की एक गिरफ्त मजबूत है, पंजाब में भी है लेकिन सिंध में है, तो उसको क्रश करने के लिए यहाँ पे एमकेएम को लाया गया। जिसके बाद नेचुरली एक सूबे में, एक कैपिटल में अगर आपको ना आने दिया जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2008 के इलेक्शंस नेशनल असेंबली के मेरे वाले साहब 61,000 वोट्स लेके उनको हराया गया। सही है, और हमें पता था किस तरह वो आरओ इलेक्शंस होते थे, किस तरह जो है ना वो रात के 4 बजे तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते थे और उसके बाद जो है ना आपको हरा दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें कराची में हुई हैं। हमारा वोट बैंक था, और हमारा वोट बैंक कोई सिंधी बलोच पॉकेट्स में नहीं, हमारा वोट बैंक उर्दू स्पीकिंग पॉकेट्स में भी है, हमारा वोट बैंक पश्तून पॉकेट्स में भी है, सराइकी पॉकेट्स में भी है, जहाँ क्योंकि आपको पता है कराची एक डाइवर्स सिटी है, यहाँ पे हर कास्ट के लोग रहते हैं। तो एक तरीके से कराची को कभी पीपल्स पार्टी को फुल फ्लेज नहीं दिया गया आफ्टर 70, लेकिन कराची का वोट बैंक, कराची में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था। ये जो इलेक्शंस हुए हैं, ये इलेक्शंस में मैं आपको बताता हूँ ना, इस इलेक्शंस की बड़ी सिंपल अरिथमेटिक है। इस इलेक्शन में एमकेएम का बाइकआउट था,
ठीक है। इस इलेक्शन में 9 में जाहिर है पीटीआई ने किया ना, और 9 मई के बाद अगर पीटीआई के गवर्नर छोड़ के चले गए, पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर छोड़ के चले गए, तो ये बेचारे यूसी काउंसलर्स और यूसी चेयरमैन ये क्या बैठते, ये भी बेचारे डर के घबरा गए, और ये इन्होंने इज़ारे ला ताल्लुकी पीटीआई से कर ली, और उन्होंने वो नहीं गए वोट देने पीटीआई के कहने पे, तो जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी थी वो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की होगी, जमात इस्लामी माइनॉरिटी में आ गई। तो अगर प्रोपेगेंडा है कि रीवो चलाई गई, ये हुआ है वो नहीं, वो तो आरटीएस भी हुआ था फिर एक, उस पे भी एक गवर्नमेंट को लाया गया आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है। लेकिन नहीं, देखें मुर्तज़ा वहाब एक जो एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत से आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरक्याती काम किए, और पीपल्स पार्टी को इन पूरे टर्म में 75 ईयर्स में पीपल्स पार्टी को मेयरशिप नहीं मिली है कभी। अगर पीपल्स पार्टी को मेयरशिप मिली है, और अगर पीपल्स पार्टी 4 साल में डिलीवर करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो वी आर आंसरेबल। चेयरमैन बिलावल साहब ने मुर्तज़ा वहाब की ओथ टेकिंग सेरेमनी में एज अ चेयरमैन ऑफ पार्टी का है कि मैं जवाब दूंगा आपको 4 साल बाद, आप मुझसे सवाल कीजिएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। और मेयरशिप नहीं मिली, और अभी से उनकी अपोजिशन जो शुरू हुई है, मेरे ख्याल है टफ अपोजिशन उनको मिली है, और आज कल से मैं देख रही हूँ कि उसका जवाब भी तुर्की बतुर्की दिया जा रहा है। आगे चलते मेरे साथ मौजूद है सईद शफीक साहब, माहिर माशियात। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। सर, बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि आपकी फील्ड से है, मुझे बताइए कि हमें बड़ी खुशियां बनाई जा रही थी कि हमने IMF से कर्जा हमें मिल चुका है, उसके बाद सऊदीया की तरफ से भी हमें पैसे मिल गए, हमारे जो खजाने उसमें इजाफा हो गया है। आगे क्या देखते हैं आप कि क्या ये स्टेबल रहेगा या ये कॉस्मेटिक है? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और आप ही का तबसरा जो मैं सुन रहा था, आपने कहा कि खतरा जो है ये खत्म हो गया है। ये खत्म नहीं हुआ है डिफॉल्ट का, ये फिलहाल टल गया है। तो इसको आप ये समझे कि अभी ये वक्त जो है ये वक्त टल गया है। गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज हैं तो उनमें अपनी तब्दीली का जो है वो बहुत बहरहाल जो कुछ किया है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने उसमें अच्छे इक़दाम किए हैं, और उसी की वजह से फिलहाल जो एक सुकून का सांस मिला है, उससे काफ़ी बेहतर नताइज मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा बेहतर बात यह है, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आपको लेनी पड़ती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म में मैंने मुख्तलिफ आपके प्रोग्राम्स में बात की है, और उसमें ये बताया है कि एक ज़रिया हमारे पास इतना बेहतरीन है कि उसको हम फोकस करें और ज़रा सी उस पर तवज्जो दे दें तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे नतीजे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी आमदनी अगर महदूद हो जाए तो आप उस पर कंट्रोल करने का तरीका सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप अपने अखराजात जो होते हैं उसमें कटौती करते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है अपने आप को आगे चला पाते हैं। जो जरिए की मैं बात कर रहा हूँ जिससे आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको आप बेहतर कर सकते हैं, वो है ओवरसीज पाकिस्तानी, जो तकरीबन 2 से सवा 2 बिलियन $2.5 बिलियन मंथली आपको रिमिटेंसेस की शक्ल में पाकिस्तान में भेजते हैं। ये वो डिफरेंस है जो वो खत्म करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। आपका तकरीबन आपकी 24 से $25 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, जो आपका टारगेट था इस साल का भी $30 बिलियन का, जो अचीव नहीं कर सकेंगे हम, क्योंकि जून एंड हो गया। अब इसकी फिगर्स आएंगी चंद दिनों बाद तो आपको पता चल जाएगा कि हम $30 बिलियन का जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर सके। अब जो सूरत हाल है, वो ये है कि ये जो हवाला और हुंडी है, इसने बुरी तरीके से हमारे मुल्क को जो है ना वो इस तरह अपने पंजों में जकड़ा हुआ है। और हमारी जो लेबर है, अनफॉर्चुनेटली हमारा एक बड़ा तबका जो है वो इलिटरेट है, और जो मुल्क से बाहर गया हुआ ज़्यादातर मजदूर तबका है जो गल्फ में काम करता है। वो सिर्फ अपनी आसानी देखता है कि मेरे घर पे पैसे पहुंच जाएंगे और मुझे 10 रुपए ज़्यादा मिलेंगे और बैंक से 10 रुपए का रेट मुझे कम मिलेगा। तो वो ये सोच के जो है वो पैसा उस जरिए से भेजता है, जिससे बैंकिंग चैनल से पैसा ना आने की वजह से मुल्क को ज़र मुबादला का बड़ा नुकसान होता है। अगर हम ये ग्रे मार्केट का रेट और ये ब्लैक मार्केट का रेट और ये बैंकिंग चैनल का रेट, इसमें हम इसका जो फ़र्क है इसमें कोई तरकीब ऐसी करें कि इस फ़र्क को हम ख़त्म कर दें। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी, मुझे खुशी है इस बात की कि शायद मेरी आवाज़ इख्तियार के ऐवानों तक पहुंची, और इसाक डार साहब ने जो एक ही उन्होंने रेट कर दिया था, उनके लिए इंसेंटिव्स ऑफर किए उन्होंने कि जी वो जो लेकर आएंगे तो उनको हम मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स हम देंगे। तो यकीनन वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग लिटरेट हैं उनको तो वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, जो इलिटरेट है, जो मजदूर तबका है, वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए वो चीज जो है ना इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर आपने इस स्टेप को कामयाब कर लिया तो आप इमीडिएटली कम से कम $1 से $1.5 बिलियन अपनी जो मंथली रिमिटेंसेज हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं आपको, वो आप उसमें इजाफा फौरी तौर पे कर सकते हैं।
दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आपके जहन में शायद ये बात हो कि जो पाकिस्तानी यूरोप या अमेरिका की तरफ जाते हैं, एक वक्त आता है कि उनको वहाँ की या तो रेजिडेंशियल परमिशन मिल जाती है या फिर उनको वहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है वहाँ की, तो वहीं के होके रह जाते हैं, अमूमन वापस नहीं आते पाकिस्तान। गल्फ में अमूमन आपको शहरियत नहीं मिलती है, तो एक उम्र गुजारने के बाद लोग वापस आते हैं और जो भी अपनी जमा पूंजी होती है, जिंदगी भर की जो कमाई होती है, वो साथ लेके आते हैं। हुकूमत को ये चाहिए जब वो लेकर आते हैं अपने साथ, तो एक बड़ा अमाउंट उनके साथ होता है, एक बड़ा ज़र मुबादला का ज़ख़ीरा उनके साथ होता है, तो उनको गाइड करने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए अगर प्रॉपर कोई इंतजाम हो ऐसा, तो वो मुल्क की मईशत में और मुल्क की तरक्की में बड़ा सर मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है और मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कम वक्त में। सर कुछ हमारी डॉक्यूमेंट्री जो हमारी इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उस हवाले से भी कोई इकदाम करने की ज़रूरत है कि जनाब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारी हो रही है वो बिल्कुल ही जिस तरह से बॉर्डर्स पे हो रही है उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, उसके हवाले से भी कुछ करना चाहिए, इससे भी बेहतरी आ सकती है। देखें, ये एक तवील बहस है और इस पर तबकाती मसला जो है ना, ये असेंबलियों में और ये बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान एक सिस्टम जो है ना, ये चल रहा है मुसलसल, क्योंकि हर वो आदमी जो इम्पोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, जिन जराए से वो करता है, वो तो 100% डॉक्यूमेंटेड है, और जिन जराए से ये चीज़ें होती हैं, इनकी खरीदो फरोख्त होती है, वो उसमें बहुत सारे चैनल्स अनडॉक्यूमेंटेड हैं और वो लोग नेट में नहीं आना चाहते। हमने तो हमेशा हर फोरम के ऊपर ये कहा कि हर वो आमदनी जो काबिल टैक्स मद में आती है उस पर टैक्स होना चाहिए। आप उसमें एग्जेम्पशन देते हैं, दो कवानीन खुद साथ चलाती है गवर्नमेंट, मेरी समझ में नहीं आता कि एक फाइलर चल रहा है, एक नॉन फाइलर चल रहा है, फाइलर के लिए ये है और नॉन फाइलर के लिए ये है कि आप अब चेक के ऊपर आपने लगा दिया 0.06%, आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जी बैंकिंग चेक, तो आप दोनों चीज़ों को जब अलाउ करेंगे और फिर सारा जोर एक तबके के ऊपर लगा देंगे, उससे निचोड़ के आप टैक्स निकालेंगे, और ये तो आपने देखा होगा IMF ने भी इसके ऊपर जो है वो आपको दबाव दिया है, और हर जगह इस पर क्रिटिसिज्म होता है कि आप अपना जो टैक्स पेयर है आपका, उसकी तादाद आप नहीं बढ़ाते हैं, तो टैक्स पेयर आपका उसी सूरत में बढ़ेगा जब आप उसको अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करेंगे और उसको जो है नेट पे लेकर आएंगे। तो ये तभी पुरानी बहस है और इसमें नतीजा नहीं निकल पाता, और ये इसमें रेजिस्टेंस अमूमन जो है ना, जो वो तबका जो असेंबली में बैठा है वो सब ज्यादा रेजिस्ट करता है, बहुत माजरत के साथ। नहीं सर, ये बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अच्छा, बहरहाल इस वक्त जो है वो चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, और सईद शफीक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। कभी जो है प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा होगा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करने हैं। आखिरी कमेंट क्या करेंगे मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, मुल्क की बेहतरी के लिए क्या समझते हैं, आगे अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपने ट्रैक पे जो है वापस आ चुका है, और आई थिंक कि अभी हमें फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, टूरिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और इस सब चीज़ में वी नीड न्यू पीपल, वी नीड पीपल टू कम आउट विद दोज आइडियाज़। इसमें जो सिविल सोसाइटी है उनको भी आगे आना चाहिए, इसमें जो आपके जो एक पढ़ा लिखा तबका है उनको आगे आना चाहिए, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं है इसमें। देखिए, ये जो अल्टीमेटली इफेक्ट आवाम होती है, सारे लोग होते हैं, तो इसमें हर इंसान आके हर शोबे से आके अपना इनपुट दे, और बिकॉज इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान। हम देखें, जो भी क्राइसिस होती है दैट लीड्स टू एन अपॉर्चुनिटी। ये जो क्राइसिस में हम आ जाएं, इकोनॉमिक क्राइसिस में, आई होप एंड आई थिंक कि इसमें से ही हम बेहतर होकर निकलेंगे। हम कंपेयर करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क से, इंशाल्लाह हम उससे भी ज़्यादा आगे बेहतर होकर निकलेंगे, बिकॉज हमारे पास यूथ पावर है, हमारे पास यूथ पावर है, और उस यूथ पावर को अगर हम अच्छी तरीके से चैनलाइज करें, उनको हम मौके दें, IT में मौके दें, और 100 चीज़ें जिनमें हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ यहीं दें ताकि वो बाहर ना जाएं, तो आई थिंक पाकिस्तान की जो यूथ है यही पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर निकालेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं। सईद शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मुख्तार भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। सईद शफीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि टैक्स पेयर के हवाले से कि जो टैक्सेस में अगर आपने इजाफा नहीं किया तो वो चीज़ें आपको नुकसान देगी। इसके अलावा जो है आपकी जो डॉक्यूमेंटेड आपकी इकॉनमी नहीं है उसको बहुत जल्दी इसको ठीक करने की ज़रूरत है, वरना चीज़ें बेहतर नहीं आएंगी। आपकी जब तक बरामदात और दरामदात में तनासब
तनासुब नहीं होगा, आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। सिंगल वर्ड है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मुल्कों की बेहतरी के लिए चल रहा है, वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी पे आप तवज्जो नहीं देंगे और सिर्फ सियासत करेंगे तो पाकिस्तान को तरक्की नहीं करनी है। वो वक्त आ गया है कि सियासतदानों को अगर अपनी सियासत भी बचानी है तो मुल्क की इकोनॉमी पे खास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।